जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर में मेडिवल हिस्ट्री, आपका मध्यकालीन इतिहास है। ठीक है, पेपर का नाम क्या है भैया, ध्यान देंगे। पेपर का नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, यानी भारत में राष्ट्रवाद। आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा नेशनलिज्म इन इंडिया, या तो हिंदी में लिखा होगा भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का पेपर कोड है भैया HIS 301। ठीक है, क्लास 3 है ये, ध्यान रखेंगे। 2 क्लास जो हुआ है उसका प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस क्लास को अटेंड करने के बाद उसे भी अटेंड कर लीजिएगा। ठीक है, एक बात और दोस्तों, मैंने प्रीवियस जो दूसरे विश्वविद्यालय का पेपर हुआ है उसे भी मैंने कराया है। ठीक है, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है विथ नोट्स। ठीक है दोस्तों, नोट्स को मत स्किप करिएगा। ठीक है, नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यदि आप दोस्तों कॉम्पिटिटिव का तैयारी कर रहे हैं तो भी नोट्स आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, पता लग जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे नोट्स को भी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है। आपके नोट्स से भी कई प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, कॉम्पिटिटिव यानी UPP का यदि आप फॉर्म भरें दोस्तों तो भी नोट्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए, पहला प्रश्न इसमें क्या है भैया, पहला प्रश्न आपका पूछा है, आधुनिक भारत का पिता किसे माना जाता है। आधुनिक भारत का पिता राजा राम मोहन राय को माना जाता है। ऑप्शन नंबर A है। ठीक है, चलिए, नोट्स को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे दोस्तों। कई प्रश्न आपके एग्जाम में इससे आएंगे। UPP के प्रश्न UPP के पेपर में भी आ सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक माना जाता है। ठीक है, आपके एग्जाम में ऐसे भी पूछता है कि आधुनिक भारत का जनक किसे माना जाता है, तो राजा राम मोहन राय को। ठीक है, एक प्रश्न और आपके एग्जाम में पूछता है कि राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था, तो याद रखेंगे दोस्तों, राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को हुआ था और मृत्यु 27 सितंबर 1833। जन्म कब हुआ भैया, 22 मई 1772, मृत्यु 27 सितंबर 1833। ठीक है, उन्हें आधुनिक भारत का पिता या बंगाल पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछता है कि बंगाल पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को। ठीक है, चलिए, अगला नोट्स है आपका, राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। आपके एग्जाम में पूछता है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी भैया, तो राजा राम मोहन राय ने। ये पूछता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किस सन में हुई थी, तो 1828 में हुई थी। ठीक है, उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ भी आंदोलन किया था। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको क्लास अच्छा लग रहा होगा, बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी आपको मिल रही होगी। ठीक है, तो क्या करना है आपको भैया, तो लाल वाला बटन हचाक से दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। छठे सेमेस्टर में भी एकदम धमाकेदार तैयारी करेंगे। ठीक है, चलिए, और इस क्लास को दोस्तों शेयर जरूर कर दीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्लास है। कम से कम एक लोग को तो व्हाट्सएप पर शेयर कर दो यार। ठीक है, एक लोग को जरूर शेयर कर दीजिएगा। दूसरा प्रश्न आपका क्या है, केसरी तथा मराठा समाचार पत्र किसने निकाले, बताइए। केसरी तथा मराठा समाचार पत्र किसने निकाला था भैया, तो यह आपके निकाले थे बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, किसने निकाला था भैया पंजाब केसरी, तो बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, इसमें आपको कुछ नोट्स मैं पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, बाल गंगाधर तिलक और गोपाल गणेश आगरकर ने क्रमशः मराठी और अंग्रेजी में केसरी और मराठा समाचार पत्र शुरू किए थे। ठीक है सर, केसरी की स्थापना 4 जनवरी 1881 को हुई थी। आपके एग्जाम में पूछता है कि केसरी की स्थापना कब हुई थी, तो 4 जनवरी 1881। ठीक है दोस्तों, कभी कभी आपके एग्जाम में A और B करके प्रश्न पूछता है। कैसे, A और B करके, पहले में देता है बाल गंगाधर तिलक, दूसरे में देता है गोपाल गणेश आगरकर। किसको लेकर, पंजाब केसरी को लेकर। तो याद रखिएगा हमारा दोनों है। ठीक है, इसलिए मैंने दोनों यहाँ पर टाइप किया है ताकि आपका एक भी प्रश्न गलत ना हो, और मैं गलत भी नहीं होने दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, केवल आने दीजिए परीक्षा में, इसे ऑपरेशन कर दिया जाएगा प्रश्न का। ठीक है, चलिए, तीसरा नंबर प्रश्न क्या है भैया आपका, किसने भारतीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था, बताइए। तो यह जो बाल गंगाधर तिलक थे दोस्तों, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न आपका क्या है, चौथा नंबर प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है ये 100% आएगा। ठीक है,
बाकी जो मुझे 100% लगता है वो 95% तो आ ही जाता है पेपर में। बाकी अब देखिए एग्जामिनर के ऊपर है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चौथा नंबर आराम से देखेंगे ध्यान से। हिंदुत्व पुस्तक किसकी है बताइए। हिंदुत्व पुस्तक किसने लिखी थी या किसकी है, तो बी.डी. सावरकर की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बी.डी. सावरकर के दोस्तों कई सारे इतिहास अभी तक दबाए हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे सारे निकाले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नोट को ध्यान पढ़िएगा। देखिए विनायक दामोदर सावरकर इनका पूरा नाम था। ठीक है, उन्होंने साल 1923 में हिंदुत्व नाम की किताब लिखी थी। आपके एग्जाम में पूछता है हिंदुत्व नाम की किताब कब लिखी गई, 1923 में। ठीक है, यह किताब पहली बार 1923 में प्रकाशित हुई थी। प्रकाशन वर्ष भी पूछता है कि हिंदुत्व जो बुक लिखी गई थी बी.डी. सावरकर के द्वारा, इसका प्रकाशन कब हुआ था, 1923 में। ठीक है, याद रखेंगे। हिंदुत्व शब्द पहली बार 1870 के मध्य में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ में आया था। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछता है आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया भैया, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछता है कि हिंदुत्व शब्द पहली बार किस सन में गढ़ा गया, तो 1870 में गढ़ा गया। ठीक है भैया, इस तरह से प्रश्न पूछता है, अभी याद रखेंगे। ठीक है, 20वीं सदी में इस अवधारणा के प्रसार के लिए सावरकर जिम्मेदार थे। ठीक है भैया, हिंदुत्व के जो हिंदुत्व है उसके अग्रणी जो नेता थे कौन थे, इस ऐसे भी प्रश्न पूछता है तो बी.डी. सावरकर थे। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपसे पूछेगा। जो लोग यूपीपी का फॉर्म भरें दोस्तों वो भी इस क्लास को बहुत ही ध्यान से देखेंगे। ठीक है, चलिए 5वां नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा भैया, किस अधिनियम में भारत में, ठीक है, पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की गई। किस अधिनियम में भारत में पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की गई भैया बताइए। तो दोस्तों जो आपका 1935 का अधिनियम था। ठीक है, 1935 के अधिनियम के तहत भारत में पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, चलिए नोट्स को बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे। या तो आप इसे नोट्स कर लीजिएगा या तो स्क्रीनशॉट लेकर भी रख लीजिएगा। ठीक है, ये आपके बहुत काम आएगा। भारत में पहली बार संघीय संरचना भारत सरकार अधिनियम 1935 में पेश की गई थी। ठीक है सर, यह अधिनियम 1935 में ब्रिटिश संसद ने पारित किया था और 1937 में लागू हुआ था। ठीक है, दोनों में अंतर है। देखिए ये आपके एग्जाम में पूछता है कि जो संघीय संरचना थी, ठीक है, भारत में पहली बार जो संघीय संरचना थी इसको किसने पेश किया था या फिर किसके द्वारा पेश किया गया था, इस तरह से पूछता है। तो ब्रिटिश संसद के द्वारा पेश किया गया था। ठीक है भैया, पेश तो हमारा कब हुआ था, 1935 में। अब पूछ लेगा लागू कब हुआ था, तो सर याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं भैया। देखिए 1937 में इसे लागू किया गया था। ठीक है, पारित 1935 में हुआ और 1937 में लागू हुआ, याद रखेंगे। चलिए 6ठा नंबर प्रश्न क्या भैया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई। तो इस पार्टी की स्थापना 1925 में हुई थी। ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925। ठीक है, डेट भी याद कर लीजिएगा क्योंकि डेट की वजह से आपका उत्तर गलत हो जाता है। तो 26 दिसंबर, क्या भैया, 26 दिसंबर 1925 को कानपुर नगर में हुई थी। कानपुर कहाँ भैया, कानपुर हमारे उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, बताइए। चलिए अगला इसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना M.N. राय ने की थी। आपके एग्जाम में पूछता है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी, भैया हमारे M.N. राय ने की थी। कब की थी भैया, तो 26 दिसंबर 1925 की थी। ठीक है, 26 दिसंबर 1925। ठीक है, याद हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 7वां नंबर प्रश्न क्या है, स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की गई बताइए। स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में की गई थी दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नोट्स को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। देखिए स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में हुई थी। ठीक है, ये तो एक प्रश्न मैंने बता दिया था कि स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी, तो इलाहाबाद में हुई थी। आपके एग्जाम में पूछता है स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 1923 को। ठीक है, इसको किसने दोस्तों जो स्वराज पार्टी की स्थापना है किसने इसे किया था, तो इसको मैंने भी यहाँ पर टाइप किया है, ध्यान दीजिएगा। चित्तरंजन दास, नरसिंह चिंतामन केलकर, मोतीलाल नेहरू और विट्ठल भाई पटेल ने मिलकर कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी नाम के दल की स्थापना की थी। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 8वां नंबर प्रश्न है,
बंगाल से बिहार कब पृथक हुआ बताइए। बंगाल से बिहार कब पृथक हुआ भैया, अलग कब हुआ था? तो यह 1912 में अलग हुआ था। ठीक है, यूपीपी के एग्जाम में भी पूछेगा तो याद रखेंगे, बंगाल से बिहार कब अलग हुआ भैया, 1912 में। दोस्तों, कहने के बावजूद भी कितने लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, छठे सेमेस्टर में भी आपको इसी तरह से धमाकेदार तैयारी कराएंगे, आपका एक भी प्रश्न इधर उधर नहीं जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसानी से पढ़ाएंगे। चलिए, नोट को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। बिहार 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग हुआ था। कब अलग हुआ भैया, 22 मार्च। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखेंगे, 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार अलग हो गया। ठीक है, 1 अप्रैल 1936 को बिहार को अलग प्रांत का दर्जा मिला। दोस्तों देखिए, यहाँ पर क्या दिया है, 22 मार्च 1912 को बंगाल बिहार से अलग हुआ था, लेकिन राज्य का दर्जा इसे कब मिला, राज्य का दर्जा 1936 में मिला था। ठीक है, याद रखेंगे। बिहार के अलग होने की खुशी में हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बिहार दिवस आपके एग्जाम में पूछता है कॉम्पिटिटिव के कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। ठीक है, 22 मार्च को पृथ्वी दिवस भी मनाया जाता है, याद रखेंगे। चलिए, 1912 से पहले बिहार का नाम क्या था भैया, मगध था। ठीक है, 1912 से पहले बिहार का नाम मगध था। इसकी राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र। वर्तमान कहाँ है भैया, पटना में। ठीक है, चलिए, पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना रखा गया है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, 9वां नंबर प्रश्न आ गया भैया आपका। लाला लाजपत राय ने सर्वेंट ऑफ पीपुल्स सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की थी बताइए। तो यह 1921 में किए थे। ठीक है, लाला लाजपत राय ने सर्वेंट ऑफ पीपुल्स सोसाइटी की स्थापना 1921 में की थी। ठीक है, चलिए, 10वां नंबर प्रश्न आ गया भैया, ध्यान से देखेंगे। लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष कब बनाया गया था? तो लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष दोस्तों 1920 में बनाया गया था। ठीक है, लाला लाजपत राय का दूसरा नाम क्या भैया, आपके एग्जाम में पूछता है, पंजाब केसरी। ठीक है, ऐसे नहीं पूछता है, ऐसे पूछेगा, पंजाब केसरी। पंजाब केसरी किसका नाम है, या फिर पंजाब केसरी किसके, पंजाब केसरी से किसको जाना जाता है, पंजाब केसरी के नाम से। ठीक है, पंजाब केसरी के नाम से किसको जाना जाता है, तो लाला लाजपत राय को जाना जाता है। ठीक है, कांग्रेस के अध्यक्ष कब, कांग्रेस ने इन्हें अध्यक्ष कब बनाया था, 1920 में, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, 11 नंबर प्रश्न आ गया आपका, ध्यान देंगे। लाला लाजपत राय ने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब की थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये फेवरेट क्वेश्चन है मध्यकालीन इतिहास का। ठीक है, याद रखेंगे। 19 मई 1894 में लाला लाजपत राय ने पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए, नोट्स को ध्यान से पढ़ेंगे। इंडियन कंपनी एक्ट 1882 के अधिनियम 6 के तहत 19 मई 1894 को पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी। ठीक है, फिर से नोट्स को पढ़ते हैं दोस्तों, इसमें क्या लिखा है देखिए। इंडियन कंपनी एक्ट 1882 के अधिनियम 6 के तहत 19 मई 1894 को पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से भी और अपने एग्जाम के हिसाब से भी। ठीक है, ग्रेजुएशन वाले। ठीक है, दोनों याद रखेंगे। चलिए, 12वां नंबर प्रश्न आ गया भैया आपका, क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो आप सभी लोग जानते होंगे, महात्मा की उपाधि प्रदान किए थे। ठीक है, ये भी लगभग 50% हर एग्जाम में पूछता है, लेकिन देखिए आता है कि नहीं। मैंने 50% पूछता है तो मैं क्यों छोड़ूं इसे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लीजिए। चलिए, अगला प्रश्न आपका देखते हैं, 13वां नंबर क्या पूछा है। मैं इसमें थोड़ा चेंज करूँगा, आप लोग थोड़ा मैनेज करिए, देखिए। ठीक है, टैगोर ने विश्व धर्म संसद में भाषण कब दिया था बताइए। तो टैगोर ने विश्व धर्म संसद में 1929 में और 1937 में दोनों में भाषण दिए थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, नोट्स को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे दोस्तों। साल 1913 में टैगोर साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले नॉन यूरोपियन और पहले भारतीय थे बताइए। यूरोप में दोस्तों, ठीक है, पूरे यूरोप में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जीतने वाले कौन थे? हमारे रविंद्रनाथ
टैगोर थे, ठीक है। किस क्षेत्र में भैया? तो साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है। साहित्य के क्षेत्र में पूरे यूरोप में सबसे पहले नोबेल किसने जीता था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। और भारत में भी सबसे पहले किसने जीता था नोबेल? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। कब जीता था भैया? 1913 में, ठीक है। उन्हें यह पुरस्कार अपने प्रसिद्ध कविता संग्रह गीतांजलि के लिए दिया गया था, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए मिला था, ठीक है। याद रखेंगे, ठीक है भैया। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या है। 14वां प्रश्न आपका पूछा है, रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए किस वर्ष साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? देखिए इस तरह से प्रश्न पूछेगा। अभी मैंने पढ़ाया है, बताइए 1913, 14, 20 या फिर 20 यहाँ लिख दिए, 21 होगा, ठीक है। 13, 14, 20 या फिर 21। अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो 1913 में, ठीक है। 1913 में साहित्य क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। अगर हवा में पढ़ेंगे तो आप भूल गए होंगे, ठीक है। तो हवा में मत पढ़िए भैया, बहुत ध्यान से पढ़िए। बहुत ही मेहनत से मैं ये क्लास लेकर आया हूँ, ठीक है। तो बहुत कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से पढ़िएगा। चलिए, टैगोर को ब्रिटिश किंग जॉर्ज पंचम द्वारा नाइटहुड की उपाधि से कब सम्मानित किया गया था? तो इन्हें 1915 में सम्मानित किया गया, ठीक है। टैगोर को ब्रिटिश किंग जॉर्ज पंचम द्वारा नाइटहुड की उपाधि 1915 में दिया गया था, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इसके बारे में भी चलिए आपको बता देते हैं। देखिए नोट्स को ध्यान से पढ़िएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1915 में किंग जॉर्ज पंचम ने नाइटहुड यानी सर की उपाधि से सम्मानित किया था। कभी कभी नाइटहुड नहीं देता है, ठीक है, केवल सर देता है। कि किंग जॉर्ज पंचम ने सर की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को कब दी थी? तो 1915 में दी थी, ठीक है। चलिए देखिए अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह भी आपके एग्जाम में पूछता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि या फिर सर की उपाधि क्यों वापस कर दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने ब्रिटिश सरकार को नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, आपका अगला प्रश्न क्या है? 16वां नंबर देखेंगे। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? बताइए। मुख्य तत्कालीन कारण था अंग्रेजों का धर्म हस्तक्षेप का संदेश। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों मैं यहाँ पर लिखा हूँ, इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, ये हमेशा आपके काम आएगा, ठीक है। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, ठीक है। 1857 के विद्रोह के प्रमुख सैन्य कारण क्या थे? ठीक है, ये याद कर लीजिए। प्रमुख सैन्य कारण क्या थे? भारतीय सैनिकों के साथ असमान व्यवहार, उच्च पदों पर नियुक्त करने से वंचित, यानी उन्हें उचित पद पर या ऊंचे पद पर नहीं रखा जाता था कि बाद में जाकर यह विद्रोह कर देंगे, ठीक है। इसीलिए ऊंचे पद पर भी उन्हें नहीं रखा जाता था। यूरोपीय सैनिकों की तुलना में कम वेतन भी मिलता था। डाकघर अधिनियम पारित, निशुल्क डाक सेवा की समाप्ति, चर्बी वाले कारतूस का मुद्दा, ठीक है। चर्बी वाले कारतूस में दोस्तों सुअर और गाय की चर्बी का इस्तेमाल होता था, जो गोलियां बनाते थे वो लोग, कारतूस, ठीक है। डाकघर अधिनियम पारित, निशुल्क डाक सेवा का मतलब समझते हैं? जो भारतीय होते थे इनको डाक यूज करने के लिए पैसे देने पड़ते थे, ठीक है। याद रखेंगे सभी को। चलिए 17वां नंबर प्रश्न आ गया भैया आपका। मंगल पांडे की घटना हुई थी, कहाँ हुई थी? बताइए। मंगल पांडे की घटना कहाँ हुई थी? बैरकपुर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये भी पूछता है कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो याद रखेंगे मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी, ठीक है। 8 अप्रैल 1857। चलिए 18वां नंबर प्रश्न आ गया आपका। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था, बताइए। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था भैया? तो ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न आ गया भैया आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान से देखेंगे। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, बताइए कहाँ प्रारंभ हुई थी सबसे पहले 1857 की क्रांति? तो दोस्तों
1857 की क्रांति जो हुई थी सबसे पहले मेरठ में हुई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 19 का। नोट्स को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे दोस्तों। 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई थी। यह क्रांति ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ी और अहम घटना थी, ठीक है। इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा 1857 के विद्रोह को दोस्तों सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। चलिए 20वां नंबर प्रश्न भैया आपका, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो कमल और रोटी था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा, ठीक है। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। कभी कभी हम लोग को भी बोलने में गलती हो जाती है दोस्तों, तो उसको भी थोड़ा आप लोग मैनेज करिएगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं सर। उम्मीद है दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। हचाक से सब्सक्राइब कर लीजिए। छठे सेमेस्टर में धमाकेदार तैयारी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।